हेलो एवरीवन, आप सभी देख रहे हैं एमिनेंट इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम विभिन्न आयोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिसको एमपीपीएससी 2020 में नए जोड़े गए हैं। पिछले लेक्चर में हमने मानवाधिकार आयोग के बारे में बात की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। अब हम आज बात करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग की। हमारे लिए राज्य मानवाधिकार आयोग होगा मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग। तो पहले हम थोड़ा मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 13 सितंबर 1995 को की गई थी। तो आप ये नोट कर लीजिए, मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोग की स्थापना 13 सितंबर 1995 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय भोपाल में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसका मुख्यालय भोपाल में है और जो इसका ऑफिस है, राज्य मानवाधिकार आयोग का ऑफिस है मध्य प्रदेश का, उसे पर्यावास भवन कहते हैं। ये नाम सभी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको बोलते हैं पर्यावास भवन। जहां पर राज्य मानवाधिकार आयोग का ऑफिस है उसे बोलते हैं पर्यावास भवन। मुख्यालय भोपाल में है। 13 सितंबर 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र कुमार जैन हैं। जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन इस समय उनके अध्यक्ष हैं। तो राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना क्यों की गई, इसके बारे में बात करेंगे। पहले तो हम गठन देखेंगे कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कैसे किया जाता है, नियुक्ति कौन करता है, त्यागपत्र हटाया जाना कैसा होता है, टेन्योर क्या होता है और इनके राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में हमने बात की थी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूरे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकारों के हनन की जांच करता है। पर राज्य मानवाधिकार आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? काम ज़्यादा होने के कारण या फिर टेरिटरी छोटे एरिया में अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने के लिए एक छोटी बॉडी बनाई गई। हर राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार या फिर मानवाधिकार अधिनियम था उसमें हमने पढ़ा था, हमने पिछले में बात नहीं कर पाए थे शायद, तो उसमें आप देख लीजिए कि जो मानवाधिकार अधिनियम की धारा 3 है, तो धारा 3 के अनुसार क्या था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की धारा 3, अधिनियम की धारा 3 में था कि राष्ट्र का यह कर्तव्य होगा या राज्य का यह कर्तव्य होगा कि एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाएगी। तो उसके अनुसार क्या बना है? धारा 3 से क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। पिछले वाले में आप जगह कहीं पे हो तो आप लिख लीजिए या फिर अलग से लिख लीजिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत बनाया गया है। और इसी तरह मानवाधिकार अधिनियम की जो धारा 21 है, धारा 21 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य का यह भी कर्तव्य होगा स्टेट का कि वो क्या करेगा? प्रत्येक राज्य में मानवाधिकारों के हनन से संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करेगा। तो उसी के कारण मध्य प्रदेश में या फिर सभी राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है धारा 21 के अंतर्गत। राज्य मानवाधिकार आयोग। आपको धारा 3 और धारा 21 को याद रखना है, जो आपने पिक्स में पढ़ी थी मानवाधिकार अधिनियम में, जिन्होंने पहले पढ़ी हुई है। अब हम बात करेंगे कि इसका गठन कैसे किया जाता है, कौन कौन सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार में 13 सदस्य थे, अध्यक्ष को इंक्लूड करके। इसमें क्या होंगे? इसमें सिर्फ 3 सदस्य होंगे। जो राज्य मानवाधिकार आयोग होगा इसमें सिर्फ 3 सदस्य होंगे अध्यक्ष को जोड़कर, और अध्यक्ष को नहीं जोड़ेंगे तब सिर्फ 2 सदस्य होंगे। तो सबसे पहले अध्यक्ष की बात कर लेते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होगा। तो अध्यक्ष क्या होंगे? जिस राज्य में इसका गठन करना है उससे संबंधित उच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश। ये 2019 में परिवर्तन किया गया है। इससे पहले क्या था? सिर्फ मुख्य न्यायाधीश। उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हैं या रहे हैं, अभी हैं या फिर इससे पहले पूर्व में रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो होते हैं, हो या फिर रहे हैं, अभी हैं या पहले रहे हैं, वो अध्यक्ष बनेंगे। और इसमें जो एक सदस्य होंगे तो वो राज्य के उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रहे हैं। एक विशेष बात है इसमें कि इसमें उच्च न्यायालय के साथ साथ जो राज्यों में जिला न्यायालय, प्रत्येक जिले में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, तो उसका भी कोई न्यायाधीश अगर व्यक्ति रहा हो या फिर हैं अभी, तो उनको भी इसमें सदस्य बनाया जा सकता है, जिला न्यायालय के न्यायाधीश। पर उसमें एक शर्त है कि उन न्यायाधीश को 7 वर्ष का, कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए कि जिला न्यायालय के न्यायाधीश भी 7 वर्ष का अनुभव इनके पास होना चाहिए, तो उन्हें राज्य मानवाधिकार का सदस्य बनाया जा सकता है। तो इस तरह ये 2 सदस्य हो गए जो उसमें न्यायिक सदस्य होंगे। एक और सदस्य के बारे में बात की गई है, तो जो अन्य सदस्य होंगे वो मानवाधिकारों के जानकार होंगे, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए उन्हें। एक सदस्य जो अन्य होंगे तो मानवाधिकारों के जानकार होना चाहिए। उसमें क्या था, पहले वाले में राष्ट्रीय मानवाधिकार में उसमें 3 सदस्य जानकार होने चाहिए, पर इसमें सिर्फ एक सदस्य को मानवाधिकार का जानकार होना आवश्यक है। तो इस तरह आप नोट डाउन कर लीजिए कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, अध्यक्ष को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होना चाहिए। इसमें जिला न्यायालय की भी छूट दी गई है जब हम राज्य की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसकी ये बॉडी हो गई कि इसमें कौन कौन से सदस्य होंगे। तो ये सिर्फ 3 सदस्यीय निकाय होता है, इसमें 3 सदस्य होते हैं। अब इनका गठन कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति, जैसे राज्य की बात चल रही है, तो इनकी नियुक्ति राज्य में जो राष्ट्रपति के समकक्ष होगा, मतलब राज्यपाल, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष होते हैं, तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल अपने हस्ताक्षरयुक्त अधिपत्र के द्वारा करते हैं। पर राज्यपाल भी राष्ट्रपति के जैसे ही अपने मन से कोई कार्य नहीं करते हैं, यह भी राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करते हैं। तो इसमें मंत्रिपरिषद ना होकर, जैसे हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार में एक समिति पढ़ी थी, तो वैसे ही एक समिति होगी जो राज्य मानवाधिकार के अध्यक्षों सदस्यों के नाम की सिफारिश करेगी और फिर राज्यपाल उनकी नियुक्ति करेगा। तो इस जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो समिति होगी, तो उसमें जो अध्यक्ष होंगे तो वो मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होगा। विधानसभा का अध्यक्ष सदस्य होंगे, विधानसभा अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे। विधानसभा में जो विपक्ष के नेता होंगे वो इसके सदस्य होंगे। विधानसभा में जो विपक्ष के नेता होंगे वो भी इसके सदस्य होंगे। और कौन होगा, अगर किसी भी राज्य में, जैसे विधान परिषद द्विसदनीय निकाय है, कहीं कहीं पे विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी होता है, तो उस विधानसभा में जो विधान परिषद में जो सभापति होते हैं और जो उसके विपक्ष, विधान परिषद के विपक्ष के नेता होते हैं, वो दोनों भी उसमें सदस्य इंक्लूडेड रहते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग की जो सिफारिश करती है उस समिति में। और कौन होता है इसमें, तो इसमें राज्य के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री, राज्य गृह मंत्रालय का
भार साधक मंत्री, राज्य गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री। तो मतलब ये लोग जो है तो जो समिति सिफारिश करती है उसमें ये लोग शामिल होते हैं। और हम राज्य मानवाधिकार में जैसे वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर भी एक सचिव हुआ करते थे राष्ट्रीय मानवाधिकार के, उनको महासचिव बोला जाता था। उसी तरह जो राज्य मानवाधिकार आयोग वो होगा तो उसके भी क्या होंगे, एक सचिव होंगे, जिन्हें क्या वो सचिव होंगे जो उसके प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य को देखते हैं, वो सचिव होते हैं। और राज्य सेवा के सचिव रैंक के अधिकारी हुए, राज्य के सचिव रैंक के अधिकारी इसके सचिव बनेंगे, जो इसके प्रशासनिक कार्यों को और वित्तीय कार्यों को देखने का कार्य करते हैं। राज्य सचिव रैंक का अधिकारी इसके जो है तो वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों को देखते हैं। और क्या होगा, अब इसके त्यागपत्र एवं हटाया जाना, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इनको त्यागपत्र, तो त्यागपत्र किसे देते हैं, तो ये त्यागपत्र देते हैं राज्यपाल को। जो इसके अध्यक्ष एवं सदस्य हैं तो ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं, सीधे तौर पर राज्यपाल को देते हैं। पर इनका जो हटाया जाना है तो ये एक्सेप्शन है, आप देख लीजिए, भले ये राज्य की बॉडी है, राज्य ने इसे फॉर्म किया है, फिर भी जब इन्हें हटाने की प्रक्रिया होगी तो राष्ट्रपति के द्वारा ही इसके हटाने की प्रक्रिया की जाएगी। मतलब जो विभिन्न परिस्थितियां हैं उसमें जब हटाया जाएगा इन्हें, तो इसे जो है तो राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको हटाया जाएगा। किनको, राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा ही इसको हटाया जाएगा। और अगर इनके द्वारा इनको हटाने की क्या शर्तें हैं, साबित कदाचार के आधार पर अगर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाया जाता है तो उस साबित कदाचार की जांच भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही की जाएगी। अन्य आयोग या अन्य न्यायालय द्वारा उसकी मतलब जांच नहीं की जाएगी। और क्या कारण हो सकते हैं कि अगर उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया है, राष्ट्रपति ये समझते हैं कि ये जो है तो शारीरिक या मानसिक रूप से इस पद में रहने पे सक्षम नहीं है, या फिर सदस्य एवं अध्यक्ष द्वारा लाभ के पद पर कार्य किया जाता है कहीं अन्य जगह पे, तो भी इन्हें इसके पद से हटाया जा सकता है। और क्या कर सकते हैं, अगर इनके द्वारा किसी न्यायालय में कोई मामला लंबित था और क्या हुआ है, इन्हें अब उसको सजा दे दी गई है, कारावास से दंडित कर दिया गया है, तो भी इन्हें अपने पद से राष्ट्रपति ये समझ के कि इनका नैतिक पतन हो चुका है, राष्ट्रपति अपने पद से इनको पृथक कर देंगे और जो नए मतलब सदस्यों की नियुक्ति करने का काम करेंगे। जब इनका पद रिक्त होता है अन्य कारणों से या फिर राष्ट्रपति के हटाए जाने से, तब क्या करते हैं, किसी एक सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं अध्यक्ष का कार्य करने के लिए। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि राष्ट्रपति के द्वारा ये लोगों का इनको अपने पद से पृथक किया जाता है। राज्य मानवाधिकार के बारे में एक विशेष बात देख लेते हैं कि जहां पर एक मानवाधिकार आयोग जैसे बना दिया गया, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में बना दिया गया है, तो अगर केंद्र चाहे, राज्य की इच्छा से केंद्र चाहेगी और राज्य अनुमति देंगे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्य में, मतलब एक ही राज्य का, जैसे मध्य प्रदेश का जो आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश का आयोग है, तो ये जो है तो अन्य राज्यों का भी आयोग इसी को बनाया जा सकता है। मतलब ये जो है तो आयोग वहां के भी आयोग का काम, वहां के भी मानवाधिकार आयोग का काम करने लगेगा और उस राज्य में नया आयोग फॉर्म नहीं करना पड़ेगा, इसी आयोग के द्वारा काम किया जाएगा। जैसे अगर मध्य प्रदेश में बना दे और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले ये चाहें कि हमको नया आयोग नहीं बनाना पड़े, तो उन राज्यों की परमिशन से, मध्य प्रदेश राज्य की परमिशन से और केंद्र की अनुमति से, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुमति से, ये जो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग है ये दोनों जगह का काम कर सकता है, उत्तर प्रदेश वाला भी और छत्तीसगढ़ वाला भी, छत्तीसगढ़ के भी राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। एक बात है कि जो सारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं तो उन केंद्र शासित प्रदेशों में जो दिल्ली है, बस दिल्ली को छोड़कर बाकी जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो राज्य केंद्रीय मतलब जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो क्या करता है कि किसी एक मतलब राज्य मानवाधिकार को अन्य किसी केंद्र शासित प्रदेश के जो नियरेस्ट रहता है उसके जो है तो मानवाधिकार आयोग का दर्जा दे देता है। जैसे गुजरात के पास ही दमन एवं दीप है, दमन एवं दीप केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पर एक नया मानवाधिकार आयोग ना बनाकर गुजरात का जो राज्य मानवाधिकार आयोग है तो उसी में इसको भी शामिल कर दिया जाता है। और वहां पर अगर दमन एवं दीप में किसी भी मतलब मानवाधिकार का हनन होता है तो उसकी भी जांच गुजरात वाले के द्वारा ही की जाती है। जैसा काम किसके लिए किया जाता है, हाई कोर्ट के लिए, कि जो नियरेस्ट
मतलब राज्य है केंद्र शासित प्रदेश के, लक्षद्वीप जैसे हो गया है ना, तो वहां पर क्या करते हैं कि नियरेस्ट वाले के लिए को वहां का मानवाधिकार आयोग का कार्य दे दिया जाता है। तो इस प्रकार दो का काम। और दिल्ली वाले के लिए क्या करते हैं, दिल्ली में अगर किसी के राष्ट्रीय मानवाधिकारों का हनन होता है तो उसकी जांच जो है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा ही की जाती है। और ऐसा भी आप समझ सकते हैं क्योंकि दिल्ली में ही उनका ऑफिस है, हेड ऑफिस, तो वो भी नियरेस्ट वालों के पास है, तो डायरेक्ट दिल्ली वालों के पास चला जाता है, अन्य राज्यों पे नहीं जाता है। ठीक है, तो ये जाना कि मतलब एक राज्य मानवाधिकार आयोग कई राज्यों के भी आयोग का कार्य कर सकता है। अब इनके कार्य क्या हैं, तो इनके कार्य जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास कार्य असीमित हैं, सारे कार्य करता है, पूरे देश में काम करता है। तो ये ऐसा नहीं है, राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य सीमित होते हैं, ये हमारे अपनी टेरिटरी के अंदर, अपने राज्य के अंदर ही कार्य करते हैं। और एक बात है कि जो 7वीं अनुसूची में जो शक्तियों का विभाजन किया गया है 7वीं अनुसूची के हिसाब से, तो उसमें जो विषय निर्धारित किए गए हैं, तो जो संघ सूची के विषय हैं, तो उसमें उन विषयों के अंतर्गत अगर किसी के मानवाधिकारों का हनन होता है तो उसकी जांच राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं कर सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग 7वीं सूची के अनुसार सिर्फ राज्य सूची के और समवर्ती सूची के जो विषय हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची के जो विषय हैं, उनके अंतर्गत अगर किसी के मानवाधिकारों का हनन होता है तो सिर्फ उसकी जांच कर सकता है। बाकियों की जांच करने के लिए फिर वही, अगर किसी के संघ सूची के विषयों के अंतर्गत किसी के मानवाधिकारों का हनन होता है तो उसकी जांच सिर्फ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा की जाएगी। राज्य मानवाधिकार आयोग के पास उसकी पावर नहीं है। राज्य मानवाधिकार के पास पावर सिर्फ राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों के लिए है। एक बात है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अगर किसी मामले, कोई मामला कहीं लंबित है या फिर किसी अन्य आयोग द्वारा जांच की जा रही है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उनसे परमिशन प्राप्त करके वो जांच कर सकता है। पर राज्य मानवाधिकार आयोग किसी पुरानी जांच को नहीं स्टार्ट कर सकता, या फिर पहले कहीं पर अगर मामला चल रहा है तो उस मामले को की जांच राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा नहीं की जाती है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य सीमित होते हैं। एक कार्य जरूर है कि प्रत्येक वर्ष राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है उस राज्य की विधान सभा में, उस राज्य की विधानसभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और आवश्यकता पड़ने पर इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी देता है। एक बात है कि इनके जो वित्तीय लेखा जोखा होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार या राज्य मानवाधिकार दोनों, तो अनुदान की प्राप्ति, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और राज्य मानवाधिकार आयोग को अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। पर ये दोनों कैग की निगरानी में आते हैं। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं कैग, उनके द्वारा इन दोनों का अंकेक्षण किया जा सकता है। इन दोनों के मतलब वित्तीय लेखों की मतलब जांच की जा सकती है और देखा जा सकता है कि अगर इसमें कोई अनियमितता तो नहीं है। तो ये राज्य और राष्ट्रीय दोनों मानवाधिकार आयोगों के मतलब कार्यों की जांच, वित्तीय कार्यों की जांच इनके द्वारा की जा सकती है। अब हम इनकी पदावधि देख लेते हैं कि टेन्योर कितना होता है इनका। तो राज्य आयोग के पदावधि सेम जैसे उनकी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वालों की है, तो वैसे ही इनकी भी पदावधि है। उतने ही टाइम के लिए ये लोग कार्य करते हैं, जो 2019 में चेंज किया गया है। इनका भी 3 वर्ष और 70 वर्ष, जो भी पहले कंप्लीट होगा तो उस पर ही ये लोग रिटायर कर दिए जाएंगे। और वही वाली बात है कि ये भी पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। अगर एक बार आप राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्य नियुक्त हो जाते हैं तो आपको फिर किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो केंद्र का हो, आपको नया ही तो मेंबर बनाया जाएगा या फिर सवैतनिक आपको कहीं पर भी नई नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो ये लोग भी पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। 3 वर्ष और 70 वर्ष आप पहले ही समझ चुके हैं। तो पुनर्नियुक्ति इन लोगों की नहीं की जाती है। पुनः नियुक्ति के पात्र ये लोग नहीं होते हैं, इसके अध्यक्ष एवं सदस्य। बाकी सब चीजें आपने देख ली। कार्य क्षेत्र इनका सीमित है, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची पे ये लोग काम करते हैं। और एक राज्य मानवाधिकार आयोग अन्य राज्यों के भी मानवाधिकार आयोग का भार अपने काम ले सकता है और अन्य राज्यों में जाकर भी मतलब मानवाधिकारों के हनन की जांच कर सकता है विद परमिशन, मतलब स्टेट के द्वारा अगर परमिशन दी जाती है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा परमिशन दी जाती है। राज्यपाल को त्यागपत्र देते हैं और जो हटाया जाना होता है अपने पद से जो पृथक करना होता है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्य एवं अध्यक्षों जैसे ही सिंपल वैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसमें राज्यपाल का कोई दखल नहीं होता है।
तो इस प्रकार हमने राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जाना। मध्य प्रदेश के राज्य अधिकार आयोग के बारे में हमने पहले ही जाना कि इसके भवन को पर्यावास भवन कहते हैं। ये सब चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए और जो परीक्षा के दिन से बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इनको याद कर लीजिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हम आगे के लेक्चर में बहुत सारे और आयोग हैं। अब आगे के लेक्चर में हम निर्वाचन आयोग के बारे में बात करेंगे, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है और हमारे राज्य का निर्वाचन आयोग है, उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारे वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।